हाय स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक जो कि है आयनिक या कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखिए, सबसे पहले ये बॉन्ड फॉर्म्ड किसके बीच में होता है? तो ये बॉन्ड केटायन और एनायन मिलकर के बनाते हैं। केटायन और एनायन के बीच में जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और जो भी आयनिक बॉन्ड होता है फॉर्म द मोर ईजिली, कोई भी आयनिक बॉन्ड जो है बहुत आसानी से बन सकता है। जब कब बनेगा? जब किसी केटायन की आयनाइजेशन इंथैल्पी लो हो और या फिर किसी भी एनायन की जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है वो मोर नेगेटिव होती है। किसी भी नॉन मेटल की या किसी भी एलिमेंट की अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मोर नेगेटिव है और आयनाइजेशन इंथैल्पी किसी एलिमेंट की अगर क्या है लेस आयनाइजेशन इंथैल्पी है, तो वो एटम्स क्या करते हैं, आपस में बॉन्डिंग जो होती है बहुत आसानी से आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। तो याद रखिएगा, बॉन्ड बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट दो कंडीशंस हैं। उसमें से आपका एक है आपका लो आयनाइजेशन इंथैल्पी, दूसरा हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होनी चाहिए। अब आगे समझिए, कह रहा है मेटल फॉर्म द कैटायन। जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन अमोनियम आयन एक जो है कैटायन, ऐसा कैटायन है जो मेटल नहीं होता है, तो एक्सेप्शन में आता है। और जितने नॉन मेटल्स होते हैं मोस्टली नॉन मेटल क्या बनाते हैं? एनायंस बनाते हैं। और देखिए, जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो क्रिस्टलाइन स्टेट में पाए जाते हैं। आयनिक सॉलिड क्रिस्टलाइन स्टेट में पाए जाते हैं और इनका 3 डायमेंशनल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। और इनके कैटायंस और एनायंस के बीच में कूलम्बिक फोर्स काम करता है जो इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। और जो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि किसी भी जो आयनिक सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड करता है उसके आयन की साइज पे और उसके पैकिंग अरेंजमेंट पे। आयन की साइज और उसकी पैकिंग अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज प्रोवाइडेड बाय द इंथैल्पी ऑफ द लैटिस फॉर्मेशन। ध्यान दीजिएगा, किसी भी कंपाउंड की, आयनिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है लैटिस फॉर्मेशन में कितनी इंथैल्पी यूज होती है, या लैटिस इंथैल्पी पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? लैटिस इंथैल्पी पर। किसी भी आयन की, किसी भी क्रिस्टल की स्टेबिलिटी उसके लैटिस इंथैल्पी पर डिपेंड करती है। इसका मतलब लैटिस इंथैल्पी यहाँ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि किसी भी क्रिस्टलाइन कंपाउंड की स्टेबिलिटी उसके लैटिस एंथैल्पी पर डिपेंड करती है। तो आप देखिए यहाँ पे द एनर्जी रिक्वायर्ड द कम्प्लीटली, लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू द गैसेस कॉन्स्टिट्यूएंट। किसी भी कंप्लीटली आयनिक सॉलिड को अगर हम क्या करें, उसके गैसेस कॉन्स्टिट्यूएंट में सेपरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड लगेगी उसे हम लोग बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी। जैसे यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे एक एग्जांपल मेंशन कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड यानी कि रॉक सॉल्ट, जिसको हम क्या करते हैं, अगर हम इसको हीट करें, इसको इंथैल्पी प्रोवाइड करें जिससे ये अपने आयंस में सेपरेट हो जाए गैसेस फॉर्म में, तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में सेपरेट हो जाए, इसके लिए मुझे 788 किलो जूल एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है इसकी लैटिस एंथैल्पी 788 किलो जूल है। अब देखिए भैया, जो बॉन्ड लेंथ किसको कहते हैं? बॉन्ड लेंथ। अब आता है टॉपिक। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? कह रहे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस न्यूक्लियस ऑफ द बॉन्डेड एटम। दो बॉन्डेड एटम न्यूक्लियस, दो बॉन्डेड एटम, जैसे ये देखिए बॉन्ड ए एटम बी है, इन दोनों के न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस ए, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बॉन्ड लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 बॉन्डेड एटम। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। बॉन्ड लेंथ एक्चुअल में कैसे मेजर्ड किया जाता है? एक्सरे डिफ्रैक्शन से या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से मेजर्ड किया जाता है। अब देखिए, अब आता है हमारा अगला पॉइंट जो है कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस क्या होता है? याद रखिएगा, 2 एटम जो एक दूसरे से ज्वाइंट हैं, उनमें से एन एटम ऑफ द कोर ऑफ एन एटम विच कॉन्टैक्ट विद द कोर ऑफ एडजेसेंट एटम, कोई एटम जिसका कोर, ये देखिए कोर है इसका, दूसरे एटम के कोर से यहाँ पे टच करता है,
तो कह रहा है कि यही रेडियस, यहाँ तक का जो रेडियस होगा, इसी रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवलेंट रेडियस कहते हैं। इसका मतलब है कि इसके सेंटर से लेकर के इसके ये इस एटम का वो पार्ट जहाँ ये दूसरे वाले एटम को टच कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट रेडियस कहते हैं। इसका मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बॉन्ड लेंथ होता है उसका ये हाफ होता है, ये कह सकते हैं। देखिए अब अगर आपको बॉन्ड लेंथ निकालना है तो आप क्या करिए, रेडियस ऑफ ए यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और रेडियस ऑफ बी यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इन दोनों का सम अप कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ ऑफ 2 एटम्स इज इक्वल टू, बॉन्ड लेंथ का जो 2 एटम्स के बॉन्ड लेंथ का जो सम है वो क्या कहलाएगा, रेडियस, सॉरी 2 एटम्स के रेडियस का जो सम होगा वो क्या कहलाएगा, बॉन्ड लेंथ कहेंगे उसको। अब देखिए आगे, कोवैलेंट रेडियस क्या होगा, कोवैलेंट रेडियस RC, ठीक है, कोवैलेंट रेडियस जो बॉन्ड लेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है इसका हम क्या करते हैं, हाफ कर दें। ठीक है, हाफ कर दें तो क्या जाए, बॉन्ड लेंथ का क्या करते हैं, हाफ कर दें तो क्या आ जाएगा, कोवैलेंट रेडियस निकल जाएगा। अब देखिए वंडरवाल रेडियाई एक होता है, वंडरवाल रेडियस क्या होता है, पहले तो एक चीज़ याद रखिएगा, वंडरवाल रेडियाई हम कैसे एटम का निकालते हैं, तो याद रखिएगा ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें जो एटम होते हैं बॉन्डेड नहीं होते, नॉन बॉन्डेड एटम की रेडियाई को हम लोग वंडरवाल रेडियाई कहते हैं। अब निकाला कैसे जाता है इसको, वंडरवाल रेडियाई, वंडरवाल रेडियाई निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 सेपरेटेड, 2 एटम जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं, सेपरेट हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसका हाफ कर देते हैं, तो क्या पता चल जाता है हमको, बॉन्ड वंडरवाल रेडियाई समझ में आ जाती है। अब देखिए बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम। देखिए सेंट्रल एटम जो होता है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन एक सेंट्रल एटम है, इसके पास जो बॉन्ड पेयर होते हैं, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखा है, तो इनके जो बॉन्ड पेयर, ये जो बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं, ये जो बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स के बीच का जो एंगल होता है हम उसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो इन्होंने बॉन्ड बना लिया है, उनके बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में H2O को मेंशन किया गया है, इनके बीच का बॉन्ड एंगल, ये देखिए बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल कितना है, 104.5 डिग्री है। अब आते हैं बॉन्ड इंथैल्पी पे। बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द बॉन्ड इज पार्टिकुलर टाइप ऑफ बिटवीन द एटम्स ऑफ द गैसेस स्टेट। किसी भी एटम के गैसेस स्टेट में उसके बॉन्ड को ब्रेक करना, ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करना, ब्रेक करके उसको सेपरेट कर देना, उसके एटम्स को क्या कहलाता है, बॉन्ड इंथैल्पी कहलाता है। अब देखिए भैया बॉन्ड इंथैल्पी की जो यूनिट होती है वो हमेशा किलो जूल पर मोल में लिखी जाती है। और देखिए अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी मेंशन किया हमने, H2 जो होता है हाइड्रोजन गैस होती है, अगर उसको हम क्या करेंगे 435.8 किलो जूल एनर्जी दे दें, पर मोल एनर्जी दे दें इसको, तो ये क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन्स के बीच का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक कर जाएगा, जिससे सेपरेट होकर के हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी इंथैल्पी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, किसी के बीच में बॉन्ड ब्रेक करने में जितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने में, समझ लीजिए कि वो स्ट्रॉन्गर विल द बॉन्ड ऑफ द मॉलिक्यूल, इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल का बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। याद रखिएगा जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होता है उसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतनी हाई अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये तो सिर्फ उनके लिए पॉसिबल है जो सेम एटम से कनेक्टेड मॉलिक्यूल हो, तो उनके लिए निकालना बहुत आसान होता है। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल, पहले चीज़ तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास मोर देन 2 एटम्स होते हैं, जैसे H2O हो गया, ठीक है, NaOH हो गया, तो इनके अंदर बॉन्ड इंथैल्पी निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमें यहाँ पे यानी कि जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए हम लोग जो है जो बॉन्ड इंथैल्पी है वो एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी कैलकुलेट की जाती है। समझ आ गई कि नहीं। अब एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी कैसे निकाली जाती है समझ लीजिए आप। एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी निकालनी है तो टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, यानी कि जितने भी बॉन्ड हैं जैसे NaOH में एक बॉन्ड तो इसके सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में होगा, एक बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे होगा, तो इसको तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी टोटल एनर्जी यहाँ पे लिखी जाएगी। या फिर ऐसे बता दूँ मैं आपको कि जैसे CO2 है, CO2 में इधर भी बॉन्ड बना है, इधर भी बॉन्ड बना है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी, इसको तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी, दोनों एनर्जी का समाप्त करके यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन्होंने कितना बॉन्ड ब्रेक किया, जैसे CO2 में क्या हुआ है कि यहाँ पे देखिए बॉन्ड ब्रेक कितने हुए, यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक हुए, यहाँ भी हुए हैं, तो यहाँ पे दोनों का नंबर लिखा जाएगा।
अब ऐसे देखिए HCl है, HCl में क्या है, HCl में यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसकी वो एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का टोटल बॉन्ड इंथैल्पी कितनी आती है इसको लिखेंगे, और उसके बाद जो है कितने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड लिख दीजिए कितने ब्रेक हो गए। तो ये तरीका है एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी कैलकुलेट करने का। ठीक है, बाकी का जो टॉपिक है वो हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इसको आप लोग नोट्स में मेंशन कर लीजिए। अपना जो नोट्स है वो स्कूल ARP ऐप पे जो है सेंड ज़रूर करें। बेस्ट ऑफ लक।